बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेल बड़ा दिलचस्प इस वक्त हो चुका है। अब जानते हैं कि ईरान के ऊपर हमला हुआ और फिर बैरूत में भी हमला हुआ और अब इस सारी सूरत हाल के अंदर एक और लीडर ईरान के मारे गए। लेकिन जिस चीज ने इस वक्त इजराइल और अमेरिका की चीखें निकाल दी हैं वो एक बहुत बड़ा ग्रैंड प्लान है। ग्रैंड प्लान ये है कि इजराइल इस वक्त मुकम्मल तौर पर पैनिक में आया है। अब जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले नेतन्याहू ने गुफ्तगू की थी और गुफ्तगू करके पुतिन को वार्न किया था कि तुम अपने ताल्लुकात ईरान के साथ जो इतने ज्यादा अगले लेवल पर ले जा रहे हो ये काम ना करो। ईरान, यमन, हमास और हिजबुल्लाह की बैक पर खड़ा है। अब हुआ क्या है, पुतिन ने एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त सामने आई है कि उन्होंने ऐलान कर दिया है, जब से हमले के बाद अब डेवलपमेंट सामने आई है कि वो ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने जा रहे हैं, हर तरह की रेंज के, बड़ी रेंज, शॉर्ट रेंज, हर तरह की रेंज के। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मामला ये है कि इन मिसाइलों को यूक्रेन और इजराइल पर इस्तेमाल किया जाएगा। ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। देखिए, यूक्रेन का मामला तो चले समझ आता है कि अमेरिका और इन सब की चीखें निकली। ईरान के मिसाइलों की एक्यूरेसी, ईरान की टेक्नोलॉजी वो अब उस लेवल की हो चुकी है कि किसी भी मुल्क के अंदर वो अफरा तफरी मचा सकते हैं। अब जानते हैं कि अभी हालिया 15 के करीब मिसाइल मारे थे और उन मिसाइलों को तबाह किया गया था रशिया की जानिब से शाम के अंदर। अब आप ये देखें कि बड़ी डेवलपमेंट ये आई है कि इन मिसाइलों को तबाह किया गया। उसके बाद अब रशिया ने ईरान से मिसाइल लिए जो अब जाकर यूक्रेन के बाद वो शाम में इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर इजराइल पर आपने हमला करना है शाम के अंदर, कहानी कुछ ये है कि अभी वो गए हुए हैं बशारुल असद की हुकूमत को बचाने के लिए। इनका अगला मरहला ये होगा कि हम अमेरिका को यहाँ से निकालें और इस सारे मामले पर जितने भी इसराइल के हमले होंगे उनको रोकना है। और इसराइल ने अगर ये हमला किया और ये जंग बढ़ती है तो रशिया के पास वो मिसाइल जो ईरान मारना चाहता है इसराइल पर, वो शाम के अंदर मौजूद होंगे, शाम की हुकूमत के पास होंगे, रशिया उनको सप्लाई करेगा और वो डायरेक्टली इजीली इसराइल के ऊपर हिट कर सकते हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जो रशिया ने कर दी है। इसराइल को इस बात का अंदाजा नहीं था कि मामला इतने हद तक खराब हो जाएंगे कि शाम के अंदर इन मिसाइलों को रशिया जब लेकर आएगा। देखिए, रशिया इन मिसाइलों को लाकर चाहे वो बेचे या वैसे ही दे दे जाकर बशारुल असद को, उनकी हुकूमत आगे ही है। देखिए, बशारुल असद की हुकूमत की बैक पर खड़ा हुआ है ईरान और रशिया। वो अगर डायरेक्टली कह दी हमने उनको नहीं दिए तो जाहिर सी बात है इस सारे मामले पर रूस कह सकता है हाँ जी मैंने दिए उनको मिसाइल। वहां से वो मिसाइल हिट करें जाकर इसराइल के ऊपर, और जब सूरत हाल यानी जंग बढ़ती जाती है तो वो डायरेक्टली जाकर करे, वो ईरान से हिट ना हो। ईरान की कोशिश पूरी थी। देखिए, आप जानते हैं हालिया ईरान के बहुत सारे मामलात पर हमला हुआ है, लेकिन इसराइल डायरेक्टली हमला नहीं कर रहा रशिया के ऊपर। ये सबसे अहम बात है। रशिया पर वो हमला करेगा तो उनकी जंग छिड़ जाएगी। और 16 लाख जो इसराइल के अंदर मौजूद हैं वो रशियंस हैं, और रशियंस जो हैं वो 16 लाख इसराइली, उनके पास डुअल नेशनैलिटी है, तो जाहिर सी बात है मामला तो उनके लिए खराब होंगे। ईरान ने काम ये किया है कि एक तो रशिया को उन्होंने मिसाइल दिए, अब वो मिसाइल उनसे खरीद कर एक तो वो वहां पर हमला करेगा। दूसरे देखिए, उन्होंने ड्रोन्स भी हालिया लिए थे और उन ड्रोन्स ने बहुत जबरदस्त काम किया। अब ईरान के मिसाइल जाकर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को लड़ेंगे, लेकिन शाम के अंदर वो मिसाइल इसराइल का मुकाबला करेंगे। एक तो इसराइल के जो हमले करने के लिए आएंगे उन मिसाइलों को वो रोकेंगे, सबसे बड़ी बात यह है। और जब ये लड़ाई बढ़ जाएगी तो जो मिसाइल ईरान मारना चाहता है कल को बशारुल असद की हुकूमत को वो दे दें, और ये लड़ाई जब बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है जब ये लड़ाई बढ़ेगी तो बशारुल असद की हुकूमत को रशिया के थ्रू वो मिसाइल देते हैं और वो जाकर सीधा इसराइल के ऊपर हिट करते हैं, तो नाम किस पर आएगा? ईरान पर तो नहीं आएगा। ईरान अभी भी कोशिश कर रहा है कि डायरेक्ट लड़ाई ना हो। जैसे आप देखिए कि कल ईरान के अंदर एक हमला होता है और उस हमले के नतीजे में कितना ज्यादा ईरान का नुकसान है कि 200 से ज्यादा बंदे वहां पर मारे गए हैं। अब ईरान की स्ट्रेटजी भी यही होगी कि हम इस सारे मामले के अंदर खुद डायरेक्टली ना आए, इसराइल को हम नुकसान पहुंचाएं। जैसे भी हम नुकसान इसराइल के अंदर पहुंचाएंगे वो इसी तरह पहुंचाए। आज दाइश ने कहा जी हमने जिम्मेदारी कबूल की। बच्चे बच्चों को पता है दाइश अमेरिका और इसराइल की पैदा करता है, ये उनकी प्रॉक्सी है। तो इस सारे मामले के अंदर कहानी ये है कि अमेरिका ये कहकर आया था कि मैं शाम के अंदर जा रहा हूँ। अब आप देखिए कि पिछले कुछ अरसे में जो मुलाकात हुई थी उसके बाद गुफ्तगू जो हुई है ये इस जंग के बाद,
50 मिनट की करीबन गुफ्तगू हुई थी नेतन्याहू की और पुतिन की, और उसमें वो शदीद बरसा था और उसने कहा था कि आप मदद कर रहे हैं हमास की और ईरान की मदद करें, जिसकी वजह से मुझ पर जंग मुसल्लत है और इस जंग में मेरा नुकसान हो रहा है। अब इसराइल ने जब ये सूरत हाल देखी है कि अच्छा ये मामला मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहा है, जंग तो मैं यहाँ पर जीत नहीं रहा, तो उसने बड़ी ही आसानी के साथ यमन को इस जंग में शामिल कर दिया है। इस जंग में उसने बाकी सारी ताकतों को शामिल कर दिया है। अब इस जंग में जब शामिल किया है तो जाहिर सी बात है ईरान ने भी तो कुछ ना कुछ करना है। उन्होंने काम ये किया कि उन्होंने रूस से मामला अपने तय कर लिए हैं। अब करते करते मामला ये हो गए हैं कि एक तरफ इस जंग को रीजनली बना रहा है, क्योंकि नेतन्याहू को परेशानी लाक हो गई है कि उनकी सुप्रीम कोर्ट ने केस टेकअप कर लिया उनकी करप्शन का, और इस केस में गालिबन नेतन्याहू नाअहल हो सकते हैं, फैमिली उनकी जेल जा सकती है, वो भी जेल जा सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो सूरत हाल है वो यकसर बदल सकती है इसराइल के अंदर, और शायद इसराइल को एक फेस सेविंग मिल सकती है और वो कह सकते हैं कि हम इस जंग के अंदर मामला अलग तरह से देखें, हम इसको एक, उससे पहले वो चाह रहा है कि मैं पूरे खित्ते को बड़ी तेजी के साथ आग में सुलझा दूं, और उसने प्लान अब ये किया है कि शाम के अंदर बहुत ज़्यादा हमले करने हैं और शाम में हमले करके उसने ईरान और शामी हुकूमत को नुकसान पहुंचाना है। अब इन हमलों को रुकवाने के लिए ईरान के मिसाइल मैदान में उतर चुके हैं। देखिए ईरान के जो मिसाइल हैं, एक तो वो लो कॉस्ट हैं, क्वालिटी उनकी अच्छी है अमेरिका के मुकाबले में, क्योंकि रशिया जो मिसाइल इस्तेमाल करता रहा है वो पहले डिफरेंट थे, अब वो ईरान के मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है ईरान की हिफाजत के लिए, और बाद में जरूरत जब पड़ेगी तो वो इसराइल में, जब इसराइल और रशिया की लड़ाई हो जाएगी, जाहिर सी बात है इसराइल ने डायरेक्टली तो अभी रशिया पर हमला नहीं करना, लेकिन जिस दिन कर दिया यही ईरानी मिसाइल बाद में उन्होंने इसराइल पर इस्तेमाल करने हैं। अब इसराइल को एक बात अच्छी तरह पता है कि हालिया जो मिसाइल इन्होंने दिए हैं, यानी जो ईरान ने मिसाइल बनाए हैं, खास तौर पे फतेह मिसाइल की जहां तक बात करें, अभी ये सूरत हाल सामने नहीं आई कि आया, अभी तो उन्होंने कहा जी शॉर्ट रेंज मिसाइल, ये जो मिसाइल है फतेह और फतेह 2 मिसाइल, अगर ये मिसाइल आने वाले वक्त में, जाहिर सी बात है इसकी भी ट्रेड होगी और इसको भी वो इस्तेमाल किया जाएगा, जब वो इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसराइल की टांगे कामना शुरू हो जाएंगी कि ये मामला काफ़ी हद तक ख़राब है। क्योंकि एक तो देखिए रशिया को सप्लाई मिल रही है, चीज़ों की अपने अंदर से भी बन रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिडिल ईस्ट को जहन में रखकर ईरान ने बनाई है, और ईरान ने अगर मिडिल ईस्ट में रखकर बनाई है तो ग्रेट गेम शाम के अंदर खेली जाएगी, जिससे इसराइल की चीखें निकल रही हैं कि उनका प्लान तो ये था कि हम शाम के अंदर ईरानियों को मारे, हम उसके बाद शामियों को मारे और इस सारे मामले पर इनके पास मिसाइल ना हो। अब ईरान ने कह दिया कि ठीक है आप मिसाइल इस्तेमाल करें, और उनको मिसाइल दिए, और बाद में यही मिसाइल उन्होंने यूक्रेन के अंदर इस्तेमाल करने हैं, और फिर जाकर जब इसराइल के ऊपर इस्तेमाल होंगे तो मामला बड़े मजेदार हो जाएंगे। उस वक्त प्लानिंग ये चल रही होगी कि हमने इसको रोकना कैसे। अभी नेतन्याहू ये चाह रहा है कि इससे पहले कोर्ट का फैसला है, मैं जंग को उस पैमाने पर ले जाऊं कि जहां पर वापसी का कोई रास्ता ना हो, और फिर कोर्ट भी मुझे हटाने से पहले 100 दफा सोचे कि जंग इतनी तबाहकुन हो गई है, पूरा खित्ता जंग में धकेल दिया गया, अगर हम इस वक्त क़यादत को हटाते हैं, पॉलिसीज बदलती हैं, तो इसका अल्टीमेटली नुकसान होगा। बल्कि वो दबाव डालेंगे अपनी कोर्ट के ऊपर, और वहां पर नेतन्याहू प्रेजेंट करेगा अपने वकील के थ्रू कि इस लड़ाई के अंदर तबाही इतनी ज्यादा हो जाएगी, हमारी इसराइल का अपना वजूद बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। अब जानते हैं ऑलरेडी इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर हम हमास से जंग हार गए तो फिर सारी जिंदगी इस रुए जमीन पर हमारा नाम लेने वाला कोई भी नहीं होगा, हमें ये जंग हर सूरत जीतनी है। ये असल में अपनी कौम को पागल बनाने के लिए करे। असल कहानी तो ये है कि उन्होंने फलस्तीन पर कब्जा करना है, और देखिए उन्होंने पीछे नहीं हटना, और ये जंग पूरे खित्ते में फैलनी है। लिहाजा आपको कल को याद रखिएगा, जब भी जंग होगी आपको रूस की, चाइना की, ईरान की और बाकी प्रॉक्सीज की जंग हर सूरत इजराइल के साथ होती हुई नजर आएंगी। जब ये यमन पर 12 मुल्क जो है, उन्होंने कल ज्वाइंट स्टेटमेंट जो दी है, जब वो आ रहे हैं हमला करने के लिए, तो यमन पर जब जंग छिड़ेगी तो क्या ईरान पर नहीं छिड़ेगी? तो ईरान पर जंग छिड़ेगी तो उसके इत्तेहादी रशिया जो उससे मिसाइल ले रहा है, या उसका इत्तेहादी जिसने 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है, चाइना ने 400 अरब डॉलर की ईरान में इन्वेस्टमेंट की है, तो चाइना अपना पैसा ऐसे ही छोड़ देगा? यानी आप सोचे ना कि क्या वो हथियार नहीं देगा, मिसाइल सिस्टम नहीं देगा ईरान को? और ये तो बड़ी एक नॉर्मल सी बात है कि S-400 भारत को नहीं दिया गया। अब भारत उसको चाहे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करे या चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करे, ये तो बड़ी सिंपल सी सूरत हाल है।
तो चाइना हथियार देगा, वो कहेगा जी हमने तो ईरान को दिए हैं, अब वो शाम को दे रहा है और उसके बाद वो रशिया को दे रहा है, रशिया जाकर वो इसराइल पर मारे और इसराइल के लिए बाकी मामला खराब हो। अब यहां पर असल और ग्रेट गेम शुरू होगा। देखिए हुआ ये है कि कल आप सब जानते हैं कि ईरान के अंदर हमला हुआ। आज इजराइल के इंटेलिजेंस चीफ, उनकी मिलिट्री की जानिब से ओपनली ये बात कही गई है कि आप सब ने देखा कि किस तरह हमने अपने दुश्मनों को गजा से लेकर ईरान तक कैसे नुकसान पहुंचाया है। असल में ये 3 महीने की जंग के बाद उन्होंने ओपनली ऐलान करके इनडायरेक्टली कह दिया है कि आप सब ने देखा कि कैसे हमने ईरान को नुकसान पहुंचाया है, कैसे हमने उनकी हालत बर्बाद कर दी है। इसका ये मतलब है कि इसराइल ने एडमिट कर लिया है सारी दुनिया के सामने कि ये हमला हमने किया था। अब अगली स्ट्रेटजी जो होगी वो जाहिर सी बात है ईरान की भी ये होगी कि वो उसको नुकसान पहुंचाए। ईरान की स्ट्रेटजी में 2 चीज़ें शामिल हैं कि एक तो इसराइल पर हमला करना है हमास के थ्रू और ये तमाम चीज़ों के थ्रू, दूसरा अपने एसेट्स को और अपनी चीज़ों को बचाना है, चाहे वो शाम के अंदर है कुछ है। देखिए इसराइल पहले काम ये करता था कि डायरेक्ट आता था, स्ट्राइक करके चला जाता था ईरान के ऊपर। अब उन्होंने काम वो शुरू किया है जो पाकिस्तान के अंदर होता है, यानी प्रॉक्सी के थ्रू हमला किया गया है और इस प्रॉक्सी के थ्रू जो हमला हुआ है उसका ईरान ने अब जवाब देना। अब ईरान ने ऐसा काम थोड़ी करना कि जाकर वो इसराइल के अंदर कुछ करे। उनकी प्लानिंग ये होगी कि हम इनकी मिलिट्री को नुकसान पहुंचाएं और सबसे बढ़कर इनके अड्डों या अमेरिका के साथ। अमेरिका की सूरत हाल ये है कि ईरान के खिलाफ उनके पास बहुत ज़्यादा देने को पैसा है और इसी तरह आपने देखा कि किस तरह हमला हुआ। कल उन्होंने डायरेक्टली ईरान ने कह दिया है कि हमने इसका बदला लेना है और आप इस बदले के लिए पूरी तरह तैयारी करके रखें। देखिए जंग की सूरत हाल बड़ी अक्सर बदलने वाली है। सबसे ज़्यादा अहम तरीन बात यह होगी कि अब जब ये हमला करेंगे, ख़ास तौर पर वो हमला जो यमन करने जा रहा है, उसके बाद सूरत हाल बड़ी वाज़ेह होगी। यमन ने कह दिया है कि जी हमने हमलों से नहीं रोकना। अब असल में इसराइल तो ये चाहेगा कि वो एक शिप आदि कंपनीज को और भेजे। यानी आप ये देखिए कि कनाडा ने काम ये किया है और बहुत सारी जो ख़ास तौर पर एयरलाइंस है उन्होंने कहा कि हमने इसराइल में किसी सूरत अब अपने जहाज नहीं भेजने, किसी सूरत नहीं भेजने। अपने जहाज जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होती अपनी उन्होंने सर्विस मुअत्तल कर दी है। अब अगले मरहले पर क्या हो रहा है कि उनको अंदाजा हो गया कि इसराइल पर जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि जितने महाज इसराइल ने इस वक्त खोल लिए हैं ये जंग के बगैर इसका मसला नहीं होगा। एक तरफ ये मामला हुआ है, दूसरी तरफ इसराइल ये चाह रहा है कि जो शिपिंग कंपनीज है उन्होंने इनकार कर दिया है कि उन्होंने अब रेड सी से नहीं जाना। इसराइल पूरी कोशिश कर रहा है, पुश कर रहा है कि कंपनीज को कि वो जाएं, कोई ना कोई कंपनीज है बल्कि उनको पैसे देने पड़े। आप सोचे इसराइल की प्लानिंग क्या है। वो चाह रहा है कि जाए और उसको यमन गिरा दे, यानी उस पूरे शिप को गिरा दे, तबाह कर दे, उस पर हमला कर दे मिसाइलों से, ड्रोन से। फिर मैं अमेरिका को थपकी दूं और ये 12 ममालिक को जिन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट दी है कि चलो अब तुम यमन के ऊपर हमला कर दो। आप सोचे जरा, उसने उकसाने के लिए बैरूत पर हमला कर दिया, उसने इराक में हमला कर दिया, उसने कल ईरान के अंदर हमला कर दिया और अब यमन के मामले पर वो पूरी कोशिश कर रहा है जो अमेरिका ने इनकार किया था। आफ्टर ऑल उसने इतना तो कर ही लिया ना कि 12 ममालिक से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट उसने दिलवा दी और उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में क्लियरली ये बात सामने आ गई है कि अगर दोबारा यमन ने कोई एक हमला करने की कोशिश की तो इसके जितने भयानक नताइज हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो सारे के सारे यमन को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। लिहाजा यमन बहुत बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहे। तो वो कोशिश ये करेंगे कि कोई एक आधा जहाज यहाँ से आ जाए तो हम उसके ऊपर हमला, यानी इवन कि ये भी जरूरत हाल हो सकती है वो खुद ही हमला कोई करवा दो, यमन पर नाम लगा दे। यमन ने अभी तक जितने हमले किए हैं हौसियों ने, उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है, लेकिन उन्होंने वैसे भी हमला करना, उन्होंने कहा कि हमने करना है। तो वो चाह रहे हैं कि हमला हो जाए। अब ये सारे चढ़ दौड़े लड़ाई के ऊपर ताकि मेरे से इनका जो ध्यान है वो हट जाए। आपने 2-3 चीजें बड़ी गौर से महसूस की होंगी कि जब इन्होंने हमास के साबिक लीडर को मारा है तो उसके बाद इसराइल और हमास के दरमियान जो लड़ाई थी उसमें जो रोजाना चीजें आ रही थी वो दब गई है कहीं। फिर ईरान पर जब हमला हुआ है तो चीजें दब गई हैं। सऊदीया से लेकर चाइना से लेकर सब ने इसकी मजम्मत की है, इस हमले की, और अफसोस का इजहार किया है। आप सोचे जरा, अचानक से रुख कहां पर मुड़ रहा है, यमन, ईरान, बैरूत, और ये करते करते यही तो प्लानिंग है। अगर यहाँ पर ये बड़े लेवल पर ये काम हो जाए और ये सारे ममालिक आपस की जंग में छिड़ जाएं तो बताइए क्या इसराइल को कोई रोक सकता है कि वो फलस्तीन में या गजा के अंदर बहुत बड़ी बमबारी ना करे। उसका प्लान इतना खतरनाक था और उस प्लान के अंदर एक ही चीज शामिल थी कि हमने लड़ाई करनी है
हमने जंग करनी है और इस मकसद के लिए सारी दुनिया को भी हम जंग में धकेल देंगे, तो वो हमारे लिए कोई छोटा सरप्राइज नहीं होगा। लिहाजा इस सारे मामले के अंदर वो ये काम करने जा रहे हैं और ये चीज़ अब मुकम्मल तौर पर दुनिया को तबाह होती हुई नजर आएगी और ये फाइनल मोमेंट्स हैं। इसके बाद शायद हम बड़ी जंग देख रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।